गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनधिमान वक्र, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसका दूसरा नाम होता है तटस्थता वक्र या इसको कहते हैं उदासीनता वक्र। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर क्या होता है और कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता क्या होती है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है। इनका अध्ययन करने के बाद हमने उपयोगिता के दो माप पढ़े थे, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत हमने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन विस्तार से किया था, जिन्हें अपन गॉसियन का प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसी क्रम में दूसरा जो उपयोगिता का दूसरा माप था क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। उसकी एक धारणा है अनधिमान वक्र, इनडिफरेंस कर्व। इसका जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस शब्द का सबसे पहले, इस तकनीकी का अनधिमान जो वक्र है, इस तकनीकी का सबसे पहले प्रयोग एजवर्थ ने किया था 1881 ईस्वी में। परंतु इन्होंने इस उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र से मांग वक्र का विश्लेषण नहीं किया था। अब कुछ अर्थशास्त्री हैं, जैसे पेरेटो पहले अर्थशास्त्री थे जिनके अनुसार मांग वक्र के निरूपण के लिए उपयोगिता का मापनीय होना आवश्यक नहीं है। इन्होंने ये बताया था। जॉनसन के अनुसार कि आर्थिक सिद्धांत में से उपयोगिता की मापनीयता को सिद्धांत को हटा देना चाहिए। अर्थात इन पेरेटो, जॉनसन, स्लट्सकी या एजवर्थ, इन सब अर्थशास्त्रियों ने क्या किया, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की आलोचना की। कि पेरेटो ने तो ये कह दिया कि हमें अगर मांग वक्र बनाना है तो उसके लिए उपयोगिता की गणना करना या उसका माप करना आवश्यक नहीं है। जॉनसन ने कहा कि ये गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण है, इसको अर्थशास्त्र या आर्थिक सिद्धांतों से बाहर निकाल देना चाहिए। स्लट्सकी ने सबसे पहले 1915 ईस्वी में कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट को दो भागों में बांटा, इनकम इफेक्ट आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये सर्वप्रथम, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने इसको विभाजित किया था, तो अपने को ये ध्यान में रखना है, स्लट्सकी ने 1915 ईस्वी में किया था। लेकिन इसकी विस्तार से व्याख्या हिक्स और एलन ने की थी, उसकी अपन चर्चा करेंगे अभी। ये एक बार नेट में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उदासीनता वक्र या जो अनधिमान वक्र या तटस्थता वक्र जो है उससे माध्य की स्थिति, मिडवे हाउस किसने कहा, प्रोफेसर सुम्पीटर ने कहा। तो प्रोफेसर सुम्पीटर ने उदासीनता वक्र को माध्य की स्थिति कहा था। यह न तो पूर्णतः काल्पनिक है और न ही व्यवहारिक है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि ये एक मिड वे हाउस है, एक मध्य की स्थिति है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में। परंतु विस्तृत रूप से अनधिमान वक्रों से उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण सर्वप्रथम जे.आर. हिक्स व आर.जी.डी. एलन ने किया था। ये अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1915 में स्लट्सकी ने तो प्राइस इफेक्ट को दो भागों में बांट लिया, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में। लेकिन अनधिमान वक्र से मांग वक्र का विश्लेषण सबसे पहले आर.जी.डी. एलन और जे.आर. हिक्स ने किया था। 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक दी थी एक, उसका नाम था वैल्यू एंड कैपिटल में अनधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की मांग की विस्तृत व्याख्या उन्होंने की थी। और ये जो अनधिमान मांग वक्र है ये पूरा का पूरा किस पे आधारित है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पे। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या होती है, जैसा कि आपको पता है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि हम उपयोगिता को उसी प्रकार माप सकते हैं जिस प्रकार ऊंचाई को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं, दूरी को मापते हैं। ऊंचाई को हम मीटर में माप सकते हैं, उसी प्रकार हम उपयोगिता को भी क्या माप सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन क्रमवाचक अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हम उपयोगिता, ये जो संतुष्टि का जो स्तर है उसको हम कभी भी माप नहीं सकते, क्योंकि वो एक मानसिक अवधारणा है और मानसिक अवधारणा को कभी मापा नहीं जाता। हाँ, हम क्रम निर्धारित कर सकते हैं
कि हमें केले खाने से जो संतुष्टि मिली है वो आम खाने से प्राप्त संतुष्टि की तुलना में कम है या ज़्यादा। ऐसा हम क्रम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी गणना नहीं कर सकते। अर्थात हम हमारी संतुष्टि के स्तर की तुलना कर सकते हैं कि उपयोगिता जो होती है वो तुलनीय होती है, मापनीय नहीं होती। ये कहते हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्री। अब क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता, ये जो अब गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में थी, उपभोक्ता विवेकशील होता है। विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जिसे अपनी आय के सभी स्रोतों की पूर्ण जानकारी हो, जो अपनी आय के पूर्ण स्रोतों की जानकारी रखता हो तथा साथ ही वो अपनी कुल उपयोगिता या कुल संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता हो। उसे जितने भी उसके पास उपलब्ध विकल्प है उनकी उन्हें पूरी, उस उपभोक्ता को पूरी जानकारी हो, वो अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने में सक्षम हो और वह अपनी संपूर्ण आय को उन विकल्पों पर इस प्रकार व्यय करे कि ना तो वो बचत करे और ना वो उधार ले। वो क्या कहलाता है? विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है। इसकी चर्चा अपन पिछले वीडियो में विस्तार से कर चुके हैं। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट मान्यता है, उपयोगिता तुलनीय है। अर्थात उपभोक्ता उपयोगिता को मापने में सक्षम नहीं है, उसको माप नहीं सकता, क्योंकि यह एक मानसिक अवधारणा है। वह केवल तुलना करके वस्तुओं की विभिन्न संयोगों पर एक अधिमान क्रम प्रदान कर सकता है। वो ये बता सकता है कि आम से हमें ज़्यादा संतुष्टि मिली है, केले से हमें कम संतुष्टि मिली है, आलू से हमें और कम संतुष्टि मिली है। वो ये कभी भी नहीं बता सकता कि कितनी ज़्यादा और या कितनी कम मिली है, केवल वो तुलना कर सकता है। वो उसे क्रम पर निर्धारित कर सकता है कि सबसे ज़्यादा आम से, दूसरे नंबर पे केले से संतुष्टि मिली है, फिर हमें आलू से प्राप्त संतुष्टि मिली है। तो इन सब का क्रम डिसाइड वो कर सकता है, लेकिन वो कभी भी उनकी गणना नहीं कर सकता। परंतु विभिन्न संतुष्टि के स्तर में परिमाणात्मक अंतर नहीं बता सकता। वो ये नहीं बता सकता कि कितनी ज़्यादा संतुष्टि और कितनी कम संतुष्टि उनको प्राप्त हुई है। अगला इसका है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है, एमआरएस। ह्रासमान एमआरएस अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये क्या होती है? ये हमेशा घटती हुई होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका हम विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। ये भी इस गणनावाचक क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की एक मान्यता है। उपभोक्ता के अधिमान, प्रिफरेंस, या इसको रुचि भी बोल सकते हैं। अधिमान क्रम जो है वो वस्तुओं की मार्केट में प्रचलित कीमतों से स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। अगली जो मान्यता है वो इम्पोर्टेंट है कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है? संगत होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा? मान लो एक व्यक्ति, ए वस्तु है कोई, उसको बी वस्तु की तुलना में ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा उसको पसंद करता है, वो कभी भी वो व्यक्ति उस बी वस्तु को ए वस्तु की तुलना में ज़्यादा पसंद नहीं करेगा। अर्थात कहने का मतलब, अगर ए बड़ा है बी से तो बी कभी भी ए से बड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? संगत होना चाहिए। अगर उसका व्यवहार असंगत होता तो वो क्या करता? पहले ए संयोग को ज़्यादा पसंद कर लेता, कुछ समय बाद उसका व्यवहार अगर असंगत होता तो वो बी संयोग को ए की तुलना में ज़्यादा पसंद करता। तो ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी उपभोक्ता एक संयोग को पसंद कर ले दूसरे संयोग की अपेक्षा, तो वो हमेशा उसी संयोग को प्रेफर करेगा। वो कदापि उसका ये नहीं होगा कि बी ग्रेटर देन ए हो, ये कभी नहीं हो सकता। यहाँ इसमें आप नोट कर लेना, ये जो बी ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है, इसमें यहाँ इसको बीच में से काटा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी कभी ए से बड़ा नहीं हो सकता। ये होता है उपभोक्ता का संगत व्यवहार। दूसरा होता है उपभोक्ता का व्यवहार सकर्मक होना चाहिए। यहाँ मैं डायरेक्ट यहाँ आ रहा हूँ। सकर्मक का मतलब होता है यदि एक व्यक्ति ए संयोग को ज़्यादा पसंद करता है बी की तुलना में और बी संयोग को ज़्यादा पसंद करता है सी की तुलना में, तो वो हमेशा एक संयोग को सी की तुलना में ज़्यादा पसंद करेगा।
क्यों? क्योंकि जनरल सी बात है, ए ज़्यादा पसंद है बी से और बी ज़्यादा पसंद है सी से, अर्थात ए भी क्या होगा, सी से ज़्यादा पसंद उसको होगा, और वो व्यवहार होता है सकर्मक। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, संगत और सकर्मक। उपभोक्ता विवेकशील भी होता है, साथ में उसका व्यवहार जो होता है वो संगत और सकर्मक होता है। पूर्ण संतुष्टि का ना होना, अर्थात उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा को उस वस्तु की कम मात्रा की तुलना में अधिक पसंद करता है। कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो, मान लो दो वस्तुएं हैं, अक्ष वस्तु और वाई वस्तु। अक्ष वस्तु में आम लेता हूँ, वाई वस्तु में केले लेता हूँ। अब मान लो उसके पास दो केले हैं और दो ही आम हैं, दो बनाना दो मैंगो, ठीक है। एक संयोग उसके पास ये है, दूसरा संयोग उसके पास है चार बनाना है और तीन मैंगो है। तो ज़्यादा कौन से हुए? ये टोटल दो फ्रूट हुए, ये टोटल 7 फ्रूट हुए। तो इसकी तुलना में वो इस पे ज़्यादा पसंद करेगा, अर्थात पहले संयोग की तुलना में दूसरा संयोग ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि कम मात्रा की तुलना में अधिक मात्रा पे उस वो अधिक संतुष्ट होता है। अर्थात उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक मात्रा को उसकी कम मात्रा की तुलना में क्या करता है, अधिक पसंद करता है। अगला है पूर्ण क्रमबद्धता, कि उसका जो उपभोक्ता का व्यवहार होता है वो पूर्ण रूप से क्रमबद्ध होता है। उस पूर्ण क्रमबद्धता का मतलब यहाँ हो गया कि इस जो अनधिमान वक्र विश्लेषण में अपन देखते हैं कि विभिन्न वस्तुओं और उनके संयोगों को संतुष्टि की दृष्टि से क्या दिया जाता है, क्रम दिया जाता है। तो वो क्रम दे सकता है कि हमें आम खाने से इतनी संतुष्टि मिली है, उसकी तुलना में केले से हमें और कम मिली है, उसकी तुलना में आलू का उपभोग करने से हमें और कम संतुष्टि मिली है। तो वो क्रम प्रदान कर सकता है। तो कंप्लीट रैंकिंग उपभोक्ता उन वस्तुओं के संयोगों की कर सकता है। ये जनरली क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताएं होती है। अब अपन पढ़ते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण होता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुपरक, सब्जेक्टिव का मतलब व्यक्तिपरक। तो ये ध्यान में रखना, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है और क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण हमेशा क्या होता है, सब्जेक्टिव। इसको समझाने के लिए अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर हमें पूछता है साइन और सिम्टम, कि आपको कोई बीमारी है उसके साइन क्या है और उसके सिम्टम क्या है। इसको ध्यान से समझना, साइन और सिम्टम में क्या फ़र्क होता है, जनरल सी बात है। अपन देखते हैं कोई अपने को कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, उसका साइन क्या होगा और उसका सिम्टम क्या होगा। तो साइन तो वो होता है जो डॉक्टर खुद देखता है, अर्थात हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बैठते ही हमें हमारा टेम्परेचर ले लेता है, हमें टच करके ये पता कर लेता है कि आपको अपने को फीवर है या नहीं। आंखें उसकी लाल रेडनेस हो रही है, आंखों में नहीं हो रही है, ये क्या है, डॉक्टर देख के फील कर सकता है, देख के पता कर सकता है। तो ये सब के सब जो देख के अर्थात जो ऑब्जर्वर करके पता करता है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोगिता को काउंट कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो वो कैसी होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, वस्तुपरक होती है। लेकिन जो लक्षण सिम्टम जो हमने बताए हैं, सिम्टम डॉक्टर पूछता है उस पेशेंट से। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ सिम्टम तो कुछ साइन तो खुद देख लेता है कि इसके बुखार ज़्यादा है, इसके चेहरा लाल हो रखा है, इसकी आंखें लाल हो रखी है, जो मोटे मोटे सिम्टम है वो तो वो देख लेता है। उसके बाद वो पेशेंट से पूछता है कि और बताओ आपको क्या तकलीफ है। फिर पेशेंट खुद के अंदर की तकलीफ बताता है कि सर मेरा सर, डॉक्टर को बताता है डॉक्टर कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे हेडेक भी हो रहा है, मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है, मुझे वोमिट करने की इच्छा भी होती है। अर्थात वो क्या है, खुद पेशेंट बताता है किसको, डॉक्टर को। वो होते हैं सिम्टम। और वो डॉक्टर खुद पता नहीं कर सकता, क्योंकि वो पता किससे करता है, पेशेंट की मनोवैज्ञानिक से, पेशेंट के मन की स्थिति जो पेशेंट उसे खुद बताता है। तो वो कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव डेटा होते हैं। इसी प्रकार क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में हम क्रम निर्धारित कर सकते हैं, केवल हम उसकी गणना तो कर नहीं सकते। अर्थात वो कैसा होगा,
व्यक्तिपरक होगा, सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि उपयोगिता को क्या मानते हैं क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अर्थशास्त्री? उपयोगिता को एक मानसिक अवधारणा मानते हैं कि संतुष्टि जो है वो मन स्थिति को बताती है, मानसिक अवधारणा से संबंधित होती है। तो मानसिक अवधारणा से संबंधित होने के कारण वो कैसी होती है? व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव होती है। ये जनरली कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। अगला है उदासीनता वक्र कंटिन्यूअस या सतत होते हैं। इसका मतलब वस्तुओं में पूर्णतः विभाज्यता हो पाई जाती है, क्योंकि हम जब उदासीनता वक्र का अध्ययन करेंगे तो हम दो वस्तुओं का संयोग लेते हैं, तो वो दोनों वस्तुएं पूर्णतः विभाज्य होती है। ये क्यों होती है, इसका अपन चर्चा आगे इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। अब बात करते हैं उदासीनता वक्र की परिभाषा। उदासीनता वक्र किसे कहेंगे? दो वस्तुओं के, यहाँ ध्यान रखना, उदासीनता वक्र बोल सकते हैं, इसका नाम तटस्थता वक्र भी होता है, और इसका तीसरा नाम होता है अनधिमान वक्र, इनडिफरेंस कर्व, आईसी के नाम से इसे जाना जाता है। दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। दो वस्तुएं, मान ला आम और केले, ठीक है, कोई भी दो वस्तुएं हो सकती है, पैंट और शर्ट, एक्स वस्तु या वाई वस्तु। तो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को क्या मिलती हो? समान संतुष्टि मिलती हो या समान उपयोगिता मिलती हो, जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है, तटस्थ रहता है। यहाँ तटस्थ से तात्पर्य है कि उपभोक्ता दोनों संयोगों को समान रूप से पसंद करता है। इसे सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। तो इसका ये चौथा नाम हो गया। एक था उदासीनता वक्र, अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र, और ये नाम है सम संतुष्टि वक्र। यहां तक क्लियर है? क्या होती है इसकी परिभाषा? दो वस्तुओं के विभिन्न ऐसे संयोग जहां उपभोक्ता को क्या मिले? समान रूप से संतुष्टि प्राप्त हो, उसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मान लो एक उपभोक्ता है, ये एक्स एक्स है, वाई, यहाँ मैंने ले ली पैंट और यहाँ ले ली शर्ट, ठीक है। हमें दो वस्तुओं के संयोग दिखाने हैं। मान लो पैंट और शर्ट के कुछ संयोग लेके लिखते हैं हम। मान लो सर्वप्रथम उसके पास एक पैंट थी और 5 शर्ट थी। उसके बाद उसके पास 2 पैंट हो गई और शर्टों की मात्रा घट के 3 हो गई। पैंट बढ़ के 3 हो गई, शर्टों की मात्रा घट के उसके पास 1 बच गई। तो पहला संयोग तो कौन सा हो गया? 1 पैंट और 5 शर्ट। दूसरा संयोग हो गया 2 पैंट और 3 शर्ट। तीसरा जो संयोग हो गया 3 पैंट और 1 शर्ट। तो ये क्या हो गए? 3 संयोग हो गए। इन तीनों संयोगों को वो क्या करता है? समान रूप से पसंद करता है। इन तीनों संयोगों के प्रति वो उदासीन रहता है, उनके प्रति वो तटस्थ रहता है। और इन संयोगों को मिलाने वाले बिंदु पथ को हम क्या कहते हैं? उदासीनता वक्र कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था आम और केला। मान लो प्रारंभ में एक व्यक्ति के पास 1 आम है और 10 केले हैं, ठीक है। अगर उसकी 1 आम की मात्रा बढ़ाएंगे, अर्थात आम 1 से बढ़कर अगर 2 होंगे, तो केलों की कुछ मात्रा का उसे क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। मान लो वो 4 केले त्याग करने के लिए तैयार था, तो केले कितने प्राप्त बचे उसके पास? 6। आम की एक अतिरिक्त इकाई और बढ़ाई, आम बढ़ के 3 हो गई। मान लो केलों की कुछ मात्रा का त्याग किया। पहले यहाँ उसने 4 इकाइयों का त्याग किया था, अब मान लो वो 3 इकाइयों का त्याग करता है और उसके पास केले कितने बचते हैं? 3। तो उसके पास ये 3 संयोग हो गए, 1 आम 10 केले, 2 आम या 6 केले, 3 आम या 3 केले। इन सभी में संतुष्टि क्या होगी? समान होगी। वो किसी भी संयोग को पसंद कर सकता है। वो इन संयोगों के प्रति हमेशा क्या रहता है? उदासीन रहता है, ठीक है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है कि ऊंचा उदासीनता वक्र या ऊंचा अनधिमान वक्र का कोई भी संयोग नीचे के उदासीनता वक्र के किसी भी संयोग की अपेक्षा क्या देता है? अधिक संतुष्टि देता है। ये मैंने बता दिया। क्यों? क्योंकि मान लो आपके पास एक जगह 2 आम है और 5 केला है, 2 मैंगो है, 5 बनाना है। और दूसरा संयोग आपका है 4 मैंगो और 6 बनाना। तो यहाँ टोटल 7 हुए, यहाँ टोटल 10 हुए। क्लियर है?
यहाँ 2 मैंगो है, यहाँ बढ़ के 4 मैंगो हो गए, 5 बनाना थे बढ़ के 6 बनाना हो गए। अर्थात यहाँ वस्तुओं की कम मात्रा है और यहाँ वस्तुओं की क्या है, अधिक मात्रा है। तो हमेशा उपभोक्ता कम मात्रा की तुलना में वस्तुओं की अधिक मात्रा को ज़्यादा प्रेफर करता है। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे अनधिमान अनुसूची। अनुसूची क्या होती है, तालिका में प्रस्तुत करने अनुसूची कहलाता है। अनधिमान तालिका, अनधिमान या उदासीनता अनुसूची या तटस्थता अनुसूची भी इसे कहा जाता है। अनधिमान तालिका द्वारा अनधिमान वक्र पर दिखाए गए वस्तुओं के प्रत्येक संयोग से उपभोक्ता को क्या प्राप्त होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ये अनधिमान वक्र सतत होता है, जिसका अर्थ है वस्तु पूर्णतः विभाज्य होती है। पूर्णतः विभाज्य का मतलब क्या हुआ, यहाँ मैंने क्या लिया था, आम, और यहाँ क्या लिया है, केला। मान लो शुरू में 5 आम थे और 10 केले थे, कुछ भी मान सकते हैं अपन। आम बढ़ के 6 हो गए और केले घट के कितने हो गए, 6 हो गए। 4 की मात्रा मान लो, एक आम अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए 4 केलों का उसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है। अर्थात क्या हुआ, ये आम की प्रत्येक इकाई और केले की प्रत्येक इकाई आपस में क्या है, पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। ठीक है। और ये विभाज्य होने के कारण ही अनधिमान वक्र कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, सतत होता है। यहाँ मैंने एक तालिका बनाई है, इस तालिका में मैंने 3 संयोग दर्शाए हैं, 1, 2 और 3। तो अपन पहले इसकी बात करते हैं, पहले संयोग की। पहले 2 वस्तुएं हैं, अक्ष वस्तु और वाई वस्तु। पहला जो संयोग है उसमें क्या कहा है, अक्ष वस्तु की 1 इकाई है और वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ हैं। क्लियर यहाँ तक। दूसरा जो संयोग है उसमें क्या किया, अक्ष वस्तु की 1 इकाई बढ़ा दी। अक्ष वस्तु की इकाई कितनी कर दी, 1 से बढ़ के कितनी हो गई, 2 हो गई। तो वाई वस्तु, अक्ष वस्तु की इकाई बढ़ाने से और वाई वस्तु की अगर एक बार के लिए इस वाई वस्तु की मात्रा को छोड़ दो, अगर अक्ष वस्तु की इकाई बढ़ा लेगा, 1 से बढ़ा के कितनी हो गई, 2, और वाई वस्तु की कितनी थी उसके पास, 20, तो पहले की तुलना में क्या हो गई, ज़्यादा संतुष्टि हो गई। लेकिन उदासीनता वक्र में क्या कहते हैं, संतुष्टि क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु का हम क्या करते हैं, त्याग करते हैं। दूसरी वस्तु का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो यहाँ कितने का त्याग किया है, 20 से घट के कितना हो गया, 15। तो 5 वाई वस्तुओं का हमने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। किसके लिए, एक इकाई अक्ष वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए। ठीक है। अब देखना इसमें, अक्ष वस्तु की 2 से बढ़ा के कितनी कर दी, 3, अतः पुनः अक्ष वस्तु की 1 इकाई बढ़ा दी। तो हमने क्या किया, वाई वस्तु की कुछ इकाई को फिर से हमें त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ वाई वस्तु 15 से घट के कितनी हो गई, 11 हो गई। यहाँ वाई वस्तु का कितना त्याग किया है, 4। क्लियर। यहाँ 3 से बढ़ा के अक्ष वस्तु की मात्रा 3 से बढ़ा के कितनी बढ़ा दी, 4 कर दी। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का यूज कर लिया। तो वाई वस्तु की कुछ मात्रा को त्याग किया, कितनी मात्राओं का त्याग किया, 11 से घटी कितनी हो गई, 8। कितनी इकाइयों का त्याग हुआ, 3 इकाइयों का इसने त्याग कर लिया। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ हम एक एक इकाई बढ़ा रहे हैं अक्ष वस्तु की, लेकिन वाई वस्तु की इकाइयाँ पहले 5 कम की थी, उसके बाद 4 कम हुई, उसके बाद 3। अर्थात पहले हमने 5 इकाइयों का त्याग किया, फिर 4 का त्याग किया, फिर हमने क्या किया, 3 इकाइयों का त्याग किया। क्लियर है। ऐसा क्यों किया, ये घटता हुआ क्यों हुआ। तो इसके लिए मैं आपको अक्ष के स्थान पे आप मान लो, अक्ष तो हमारे पास है पैंट, ठीक है, वाई हमारे पास है शर्ट। क्लियर। पैंट उसके पास प्रारंभ संयोग में, पहले संयोग में पैंट 1 थी और शर्ट कितनी थी, 20 थी। अब जैसे ही पैंट की एक अतिरिक्त इकाई का यूज किया, अर्थात पैंट एक अतिरिक्त, पहले 1 पैंट और 20 शर्ट थी, तो वो क्या किया, उसने ये सोचा कि 1 पैंट का और उपभोग कर लूँ, तो उसने पैंट बढ़ाकर 2 कर ली। उस पैंट को प्राप्त करने के लिए वो कुछ शर्टों का त्याग करने के लिए तैयार हो गया कि मुझे तो पैंट चाहिए, आप बदले में शर्ट रख लो। तो वो कितनी शर्टों को दे देगा, 5 शर्टें उसने क्या कर दी, त्याग कर दी। 1 पैंट बढ़ाने के लिए उसने कितनी शर्टों का त्याग कर दिया, 5 शर्ट्स का त्याग कर दिया। ठीक है। अब उसके पास क्या संयोग हो गया, ये 20 संयोग हो गया, 2 पैंट हो गई है और 15 शर्ट हो गई है। अब वो क्या करता है,
वो सोचता है कि मैं एक पैंट और प्राप्त करूं, तो वो पैंटों की मात्रा 2 से बढ़ा के कितनी कर देगा, 3 कर देगा, अर्थात पैंट की एक इकाई और वृद्धि कर दी। तो पैंट एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों का वो क्या करेगा, त्याग करेगा। लेकिन पहले उसने कितनी इकाइयों का त्याग किया था, 5 इकाइयों का त्याग किया था। लेकिन अब पहले की तुलना में वो क्या करेगा, कम इकाइयों का त्याग करेगा। वो कितनी इकाइयों का त्याग करेगा, 4 इकाइयों का त्याग करेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ उसके पास 2 पैंटें पहले से हो चुकी है, यहाँ उसके पास केवल एक पैंट थी, तो उसे यहाँ दूसरी पैंट प्राप्त करने के लिए वो शर्टों की ज़्यादा मात्रा त्याग करने को तैयार था। अब दूसरी से उसके पास तीसरी पैंट लेनी है, तो जितना पहली पहली वस्तु में उसने त्याग किया था उतना त्याग वो नहीं करेगा, ठीक है। उससे वो क्या करेगा, कम त्याग करेगा। तो तीसरी इकाई जैसे ही उसने पैंट की यूज़ की, तो उसने 4 इकाई शर्टों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अब उसके पास संयोग कौन सा हो गया, तीसरा संयोग हो गया। ये संयोग क्या है, 3 पैंट है उसके पास और 11 क्या है, शर्टें हैं। अब पैंट और शर्टों की मात्रा उसके पास कुल मिला के ठीक है, ठीक है। फिर भी वो ये सोचे कि एक अतिरिक्त इकाई पैंट का यूज़ करूं। अब अगर वो एक इकाई पैंट बढ़ाएगा तो वो शर्टों की मात्रा को क्या त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। लेकिन शर्टों की मात्रा का वो त्याग पहले की तुलना में क्या करेगा, कम करेगा। तो इसने यहाँ त्याग किया केवल कितनी इकाइयों का, 3 इकाइयों का, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा, एक इकाई और बढ़ा दी, तो यहाँ 5 उसके पास क्या हो गई, पैंट हो गई। और शर्टों की कुछ मात्रा का त्याग कर दिया, कितनी इकाइयों का त्याग किया, 2 इकाइयों का। तो घटती हुई मात्रा में वो त्याग कर रहा है। जैसे जैसे अक्ष वस्तु की इकाइयाँ बढ़ रही है, वैसे वैसे वाई वस्तु की घटती हुई मात्रा का वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। और ये जितने भी संयोग हैं इसमें, संयोग ए, संयोग बी, सी, डी और ई, जिसमें मैंने बताया है सबसे पहले एक पैंट 20 शर्ट, 2 पैंट 15 शर्ट, और ऐसे चलते रहे। और लास्ट में उसके पास 5 पैंट बच गई और 6 शर्ट बच गई। ये जितने भी संयोग हैं इन सब पे उसे क्या मिलती है, समान रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इसको अपन ग्राफ पे लेते हैं। इधर एक्स वस्तु ले ली है जिसको मैंने पैंट माना है, इधर उसने वाई वस्तु ले ली है जिसको मैंने शर्ट माना है, ठीक है। सर्वप्रथम अक्ष वस्तु की कितनी इकाई थी, इस ग्राफ को मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। अक्ष वस्तु की कितनी इकाई उसके पास, पैंट एक थी केवल। और शर्टों की मात्रा कितनी थी, 20 थी। क्लियर है यहाँ। अब पैंट की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त की, एक से बढ़ के कितनी हो गई यहाँ, 2, एक से बढ़ के 2 पे आ गया। तो शर्टों की कुछ मात्रा का उसने क्या कर दिया, त्याग, कि मुझे तो एक पैंट चाहिए, बदले में मुझसे कितनी भी शर्ट ले लो आप, क्योंकि उसके पास बेचारे के पास एक ही पैंट थी शुरू में। तो अब उसने क्या कहा कि बदले में मुझसे कितनी भी शर्ट ले लो, तो उसने 5 शर्ट दे दी। तो 5 शर्टों का त्याग किया, तो 20 से घट के कितना आ गया, 15। तो यहाँ देखो 20 से घट के कितना आ गया, 15। तो पहला संयोग कहाँ आया, देखना। अपना जो पहला संयोग प्राप्त हुआ है अपने को, वो यहाँ प्राप्त हुआ है। अक्ष वस्तु की इतनी एक इकाई और वाई वस्तु की 20 इकाई। क्लियर है यहाँ तक। एक इकाई, अब एक इकाई से बढ़ाकर अक्ष वस्तु की अगर दूसरी इकाई वो पर्याप्त प्रयोग करेगा, अर्थात वो एक मात्र पैंट और बढ़ाना चाहिए, एक पैंट बढ़ाना चाहिए, कि उसे एक ही पैंट थी शुरू में और 20 शर्ट है, तो वो चाहेगा कि मेरे पास 2 पैंट हो जाए। उसके लिए वो क्या करने को तैयार हो जाएगा, वो शर्टों की मात्रा त्याग करने के लिए तैयार है। क्योंकि उसके पास पैंट एक ही है, उसका सीमांत वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है। शर्ट क्या है, 20 है उसके पास, उसकी सीमांत वैल्यू क्या है, कम है। अर्थात वो एक अतिरिक्त इकाई पैंट प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में शर्ट त्यागने को तैयार हो जाता है। तो उसने कितनी शर्टों का त्याग कर दिया, 5 शर्टों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो यहाँ दूसरा जो कॉम्बिनेशन आया वो या 2 पैंट और 15 शर्ट का, और इस कॉम्बिनेशन को मैं नाम देता हूँ बी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं तीसरे संयोग की। अब 2 से बढ़कर पैंटों की मात्रा उसके पास कितनी हो जाए, 3। अर्थात वो सोचे कि मुझे तीसरी पैंट और मिल जाए। लेकिन वो शर्टों की उतनी मात्रा का त्याग नहीं करेगा जितनी पहले कर रहा था। क्यों, क्योंकि प्रारंभ में उसके पास 20 शर्ट थी, अब कितनी बची है, 15 बची है। अर्थात शर्ट की मात्रा भी उसके पास क्या हो गई है, कम हो गई है।
शर्ट की मात्रा कम होने के कारण उसकी सीमांत वैल्यू क्या हो गई है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अर्थात वो आप तीसरी इकाई पैंट की प्राप्त करने के लिए शर्टों की त्याग तो करेगा, लेकिन उतनी मात्रा नहीं करेगा जितना पहले किया था। अब मान लो वो उसका त्याग कर दे 4 इकाइयों का, तो कितनी शर्ट बच गई उसके पास, 11। तो तीसरा कॉम्बिनेशन क्या आ गया, 3 पैंट और 11 शर्ट। यहाँ देख रहे हो आप, ये जो दूरी है, ये दूरी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ 5 इकाइयों का त्याग था। ये दूरी 11 से 15 के बीच में कम है क्योंकि यहाँ 4 इकाइयों को त्याग किया है। यहाँ 8 से 11 बीच में और कम है क्योंकि यहाँ 3 इकाइयों का त्याग किया है। ये दूरी हमेशा समान रहेगी नीचे वाली, क्योंकि एक एक इकाई वो बढ़ा रहा है लगातार। ठीक है, 3 से बढ़ा के 4 कर दी, 4 से बढ़ा के अगर वो 5 पैंट कर ले तो वो कुछ शर्टों का त्याग करने के लिए तैयार है। कितनी शर्टों का, 1 शर्ट का त्याग करने को तैयार है। ठीक है, तो हमें जो बिंदु प्राप्त हुए हैं वो ऐसे प्राप्त हुए हैं। ठीक, ये ए था, ये बी, ये सी और डी और ये ई। इन सभी बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, उदासीनता वक्र, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। दो वस्तुओं के संयोग हो गए, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। पहला संयोग कौन सा था, ए संयोग। इस संयोग पे क्या थी, एक एक्स वस्तु की और 20 इकाइयाँ वाई वस्तु की। दूसरा संयोग, यहाँ 2 एक्स वस्तु की 15 वाई वस्तु की। सी संयोग, यहाँ 3 एक्स वस्तु और 11 वाई वस्तु। डी संयोग ये वाला, यहाँ 4 एक्स वस्तु और 8 वाई वस्तु। ई संयोग पे 5 एक्स वस्तु और 6 वाई वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं। एफ संयोग पे 6 एक्स वस्तु और 5 वाई वस्तु का यूज कर रहा है। अर्थात ए बी सी डी ई एफ, ये जो संयोग है वस्तुओं के, इन संयोगों पे उसे हमेशा क्या प्राप्त होगी, समान रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। वो सभी के प्रति क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। वो इनमें से कोई भी संयोग का प्रयोग कर सकता है। वो चाहे 1 पैंट और 20 शर्ट का प्रयोग करे, पहले संयोग का प्रयोग करे, या फिर सी 11 शर्ट और 3 पैंटों का प्रयोग करे। अर्थात वो सभी में उसको क्या मिलेगी, संतुष्टि क्या मिलेगी, हमेशा बराबर मिलेगी। और इन बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, अनधिमान वक्र कहलाता है। अनधिमान वक्र कहलाता है या अनधिमान मानचित्र कहलाता है। स्पष्ट है यहाँ तालिका से। यहाँ एक दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, एक्स वस्तु है और ये वाई वस्तु है। अब यहाँ एक से छोड़ो, यहाँ दूसरी इकाई है। ठीक है, और वाई वस्तु की कितनी इकाइयों का उपभोग कर रहा है, 24 का। अब 2 से बढ़ाकर अगर वो वाई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेगा तो एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करेगा तो वाई वस्तु की कुछ मात्राओं का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ उसने 5 का त्याग किया है। फिर से एक इकाई एक्स वस्तु की बढ़ाई है तो वाई वस्तु की 4 इकाइयों का त्याग किया है। फिर 3 इकाइयों का त्याग किया है, फिर 2 इकाइयों का त्याग किया है। अर्थात ये संयोग उसके क्या रहेंगे, चलते रहेंगे। वो घटती हुई मात्रा का त्याग करता रहेगा और उन्हें जितने भी जो संयोग है उनसे उसे क्या प्राप्त होगी, उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। ये उदासीनता मानचित्र अपन ने देख लिया है। तो उपभोक्ता वक्र क्या कहलाता है, दो वस्तुओं के, एक्स वस्तु या वाई वस्तु, कोई भी दो वस्तुएं हो सकती है, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जहां उपभोक्ता को क्या मिलती है, समान रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र, अनधिमान वक्र या समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। और इसका निकनेम जो होता है वो आईसी वक्र कहलाता है, इंडिफरेंस कर्व है। ठीक, अब बात करते हैं अनधिमान मानचित्र। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अनधिमान मानचित्र क्या होता है। तो एक जनरल सी इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक उदासीनता वक्र अगर एक साथ बनाए गए हैं, अर्थात दो या दो से अधिक उदासीनता वक्रों के समूह को हम क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ देखना, पहला ये वक्र है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। अब ये कैसे बना है, इसके लिए मैं इस तालिका पे आपको पुनः ले जाता हूँ। अब देखना, ये 1, 20, 2, 15, 3, 11, 4, 8, 5 और 6, ये जो संयोग है इसका डायग्राम अपने यहाँ बनाया है। ठीक है, अब अपन दूसरे का डायग्राम बना के देखते हैं। एक्स वस्तु की कितनी मात्रा है, 2 इकाई, वाई वस्तु की 24। तो ये ध्यान में रखना थोड़ा,
ये 2 है, ये 24, ये 3 और ये 19, ठीक है। तो अक्ष वस्तु की 2 है यहाँ, अक्ष वस्तु कितनी मात्रा है, 2 है, और वाई वस्तु की कितनी, 24 है। तो 20 से ऊपर चले गई ना, मान लो यहाँ कोई संयोग है 24 पे, ठीक है। तो पहला संयोग ये प्राप्त होगा, 2 से बढ़ के 3 हो गई तो दूसरा संयोग 19 का है, वो यहाँ प्राप्त होगा 15 और 20 के बीच में। 3 से बढ़ के 4 हो गई तो ये जो 15 19 से घट के कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। तो ये मात्रा है पहले की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। आप देखना इसमें यहाँ 1 और 20 है, यहाँ 2 और 24 है। अक्ष वस्तु की भी ज़्यादा मात्रा, वाई वस्तु की भी क्या ज़्यादा मात्रा है। यहाँ 2 और 15 है, अक्ष वस्तु की यहाँ 3 और 19 है। तो इस संयोग की तुलना में, अर्थात 1 और 20 की तुलना में वो 2 और 24 को उपभोक्ता क्या करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में बताया है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। तो या फिर अपन कह सकते हैं कि जो उपयोगिता है उसकी वो तुलनीय होती है, ठीक है। तो वो कम वस्तुओं की मात्रा की तुलना में वस्तुओं की अधिक मात्रा को वो ज़्यादा पसंद करता है। तो ये जो संयोग है पूरा, ये संयोग, दूसरा जो संयोग, ये पूरी तालिका की बात कर रहा हूँ, ये इसकी तुलना में उसको वो क्या करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। और अब इस तीसरे पे आते हैं अपन। यहाँ अक्ष वस्तु की 2 और वाई वस्तु की 24, लेकिन तीसरे संयोग में हमने क्या देखा है, तीसरी तालिका में अक्ष वस्तु की कितनी हो गई बढ़ के 3 है और वाई वस्तु की 25, इसकी तुलना में ज़्यादा है ना। अर्थात जो दूसरा जो तालिका है उसकी तुलना में तीसरी तालिका को वो ज़्यादा पसंद करेगा। तो पहली तालिका जो थी इसका वक्र बनाएंगे तो वो यहाँ बनेगा, दूसरी का बनाएंगे तो वो ज़्यादा मात्रा है, सबकी ज़्यादा मात्रा है तो वो थोड़ा सा ऊपर बनेगा। ये आईसी फर्स्ट नाम देता हूँ, इसको आईसी सेकंड। और तीसरा जो है उसकी मात्रा दूसरे की तुलना में भी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ 4 और 15 थी, या 5 और 16 है। तो तीसरा आईसी वक्र इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। और ऊंचा उदासीनता वक्र होगा वो उतनी ज़्यादा क्या देगा, अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा। और इस प्रकार उदासीनता वक्र के समूह को अपन क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र या उदासीनता इंडिफरेंस मैप कहा जाता है। ये यहाँ उदासीनता मानचित्र नहीं है, यहाँ उदासीनता वक्र है कि उदासीनता वक्र बनता कैसा है, रेखा चित्र है। अब देखो, ये पहला उदासीनता वक्र, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। ये पहले उदासीनता वक्र के सभी संयोग समान संतुष्टि देते हैं, लेकिन जो दूसरा उदासीनता वक्र है वो पहले की तुलना में क्या है, थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। तो उस पर पहले उदासीनता वक्र की तुलना में दूसरे उदासीनता वक्र पे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, दूसरे की तुलना में तीसरे पे और अधिक संतुष्टि मिलती है। अर्थात जैसे जैसे उदासीनता वक्र ऊंचे होते जाते हैं वैसे वैसे संतुष्टि का स्तर भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इस प्रकार उदासीनता वक्रों के समूह को क्या कहते हैं, उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। एक अनधिमान मानचित्र में दो वस्तुओं तथा उनके विभिन्न संयोगों में उनकी रुचियों और अधिमानों को प्रकट करता है। अर्थात एक अनधिमान मानचित्र उपभोक्ता के अधिमान क्रम को प्रस्तुत करता है कि पहले एक पैंट और 20 शर्ट थी, फिर 2 पैंट और 22 शर्ट, ये मान लो उसके पास 3 क्रम हो, 3 पैंट और 24 शर्ट। तो पहले का ग्राफ ये बनेगा, इस पे आएगा, दूसरा जो है वो इस ग्राफ पे आएगा, दूसरे पे, तीसरा तीसरे ग्राफ पे आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक अनधिमान मानचित्र जो है वो उपभोक्ता के स्केल ऑफ प्रेफरेंस, अनधिमान क्रम को प्रस्तुत करता है। जब तक उपभोक्ता की रुचियां व अधिमान समान रहते हैं तब तक अनधिमान वक्र वही रहेगा। यदि उपभोक्ता की रुचियां या अधिमान में कोई परिवर्तन होता है तो उसका अनधिमान मानचित्र क्या जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर जिसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, MRS, वो क्या होती है। तो अपन तालिका में देखते हैं, पहले तालिका पे आते हैं वापस। ये तालिका थी,
यहाँ अक्स वस्तु के स्थान पे मैंने पैंट मानी थी, वाई के स्थान पे शर्ट। ठीक है, पहली तालिका की बात करते हैं। पहले संयोग में हमने बात की थी एक पैंट थी, उसके पास और 20 क्या थी, शर्टें थी। अब पैंट की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए अर्थात उसने क्या सोचा, एक पैंट की मात्रा अगर मैं बढ़ाऊंगा, मतलब पहले की एक पैंट है उसके पास, तो उसने सोचा मैं एक पैंट और बढ़ाता हूँ, उसने 2 पैंट प्राप्त कर ली। पैंट की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए जितनी मात्राओं की शर्टों का त्याग किया, कितनी मात्रा का त्याग किया, 5 का, वो क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अर्थात अक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा अक्स वस्तु की प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। अब देखना, नाम से पता चल रहा है प्रतिस्थापन अर्थात क्या किया है, वाई, दो वस्तु थी ना अक्स या वाई, तो वाई के स्थान पे किसको प्रतिस्थापन कर लिया अपन ने, अक्स को। ठीक है, सीमांत क्यों बोला है, क्योंकि अक्स की कितनी मात्रा बढ़ाई है, केवल एक, और एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाना ही मैंने शुरू के वीडियो में बताया था क्या कहलाता है, सीमांत कहलाता है। तो इस तालिका में पुनः देखना, एक इकाई इसकी अक्स वस्तु की, 12 इकाई कितनी है, वाई वस्तु की। यहाँ तक अपन सीमांत उसकी ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे ही उसने अक्स की मात्रा बढ़ा दी, कितनी इकाई बढ़ाई, एक इकाई, केवल सीमांत के रूप में, अर्थात अक्स की एक इकाई बढ़ाई तो वाई की कुछ मात्रा को उसने क्या किया, त्याग कर दिया। वाई की मात्रा को त्याग किया तो वाई कितनी हो गई, 8 हो गई। अर्थात अक्स की एक इकाई बढ़ाने के लिए वाई की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ा है। कितनी मात्रा का त्याग करना पड़ा, 4 के बराबर। तो ये 4 क्या हो गई, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। परिभाषा देखो, वस्तु अक्स की वस्तु वाई के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर, वस्तु वाई की वह मात्रा है, कौन सी मात्रा है, वस्तु वाई की मात्रा है, जिसको वस्तु अक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग देने को तैयार है। अर्थात अक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। और इन दोनों संयोगों में या तीनों संयोग, 4 5 जितने भी संयोग हैं, इसमें उसको संतुष्टि क्या रहेगी, हमेशा उसकी क्या रहेगी, स्थिर या समान रहेगी, जिससे उसकी संतुष्टि का स्तर क्या रहे, स्थिर रहे। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, तो मैंने पहले ही बताया, अब इस 8 को भूल जाओ आप, 1 से बढ़कर 2 हो जाए, पैंट कितनी हो गई, एक्स वस्तु कितनी हो गई, 2, वाई वस्तु कितनी रही है, 12 की 12 रही है। तो अब तो क्या, पहले तो 1 और 12 थी, अब 2 और 12 हो गई है, तो ये कम मात्रा है, ये अधिक मात्रा है, तो यहाँ तो संतुष्टि ज़्यादा हो गई ना। तो संतुष्टि हमें समान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमने एक अक्स वस्तु की बढ़ाई है, वैसे ही वाई वस्तु की हमें वो क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो हम वाई वस्तु कितनी कर देते हैं, 8 कर देते हैं। ठीक है, अब मान लो आप इस 5 को भूल जाओ, यहाँ पता करो, सी संयोग की बात करें हम, 3 तो कितनी है, अक्स वस्तु की है। ठीक है, लेकिन अपने वाई वस्तु त्याग नहीं की, और 8 8 की 8 ही रह गई यहाँ। तो बी संयोग में क्या था, 2 और 8 थे। सी संयोग में 3 तो हो गए, लेकिन यहाँ 8 की 8 रख दी, अर्थात यहाँ 10 टोटल मात्रा 10 थी, यहाँ टोटल मात्रा कितनी हो गई, 11। तो अधिक मात्रा हो गई 11, तो वो अधिक संतुष्टि देगी। लेकिन उदासीनता वक्र में तो संतुष्टि क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। अर्थात हम क्या करेंगे, एक अतिरिक्त इकाई 2 से बढ़ाकर 3 प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की कुछ मात्राओं को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, उसका त्याग करेंगे। तो हमने यहाँ कितना त्याग किया है, 3 के बराबर, तो वो क्या हो गई, प्रतिस्थापन की दर 3 हो गई। ठीक है, और 3 से बढ़ा के 4 की, तो कुछ मात्रा का त्याग किया, वो कितनी मात्रा का त्याग किया है, 2 के बराबर, और फिर 1 के बराबर। ये जो एमआरएस है, यहाँ जो ये एमआरएस है, वो क्या होती है, घटती हुई होती है। देख लो यहाँ इस क्रम में, पहले 4 थी, फिर 3 थी, फिर 2 थी, फिर 1। अर्थात एमआरएस क्या होती है, अक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वाई वस्तु की त्यागी गई मात्रा, ताकि संतुष्टि का स्तर क्या रहे, समान रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं ये एमआरएस ज्ञात कैसे की जाती है। तो आप देख लो,
ये 4 किस प्रकार प्राप्त हुआ हमें? इसको मान लेता हूँ मैं x1 और इसको मान लेता हूँ x2, इसको मान लेता हूँ y1 और इसको मानता हूँ y2। x1 कितना है अपना 1 है और y1 कितना है 12। ठीक है, x की एकत्रित इकाई बढ़ा ली तो x2 प्राप्त हुआ, वो कितना हुआ 2। ठीक, और y2 कितना हो गया, कुछ मात्रा का त्याग कर दिया, मान लो 8 का 4 का त्याग किया है तो y2 कितना हो गया 8। अब ये त्याग हमने निकाला कैसे है, y2 माइनस y1, 8 से कितना निकाला 12 निकाला है, निकाला ना, 8 माइनस 12। ध्यान से समझना इस बात को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। क्लियर है, y2 माइनस y1 अर्थात y वस्तु का अंतर और x2 माइनस x1। अब देखना y2 माइनस y1 के अंतरों को अपन किससे लिख सकते हैं, डेल्टा y, और x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x। ठीक है, ये क्या होती है, एमआरएस होती है। y2 कितना है यहाँ 8, y1 कितना है 12 है, x2 कितना है 2, देख लो ये 2, और x1 कितना है देखो 1। 8 में से 12 गए तो माइनस के 4 अपॉन 1, तो आंसर क्या है अपना माइनस का 4। ये क्या हुई, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। यहाँ अपन माइनस निशान क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो एमआरएस होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। माइनस इसलिए होता है क्योंकि इसकी मात्रा क्या हो, हम घटती हुई मात्रा का त्याग कर रहे हैं, अर्थात जैसे जैसे एक वस्तु की इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी वस्तु की मात्राओं को त्याग कर रहे हैं, लेकिन वो भी घटती मात्रा में त्याग कर रहे हैं। तो हम एम आर एस एक्स वाई कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से। ठीक है, और ये जो माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल एक्स है, यही क्या होता है, उदासीनता वक्र का स्लोप होता है, उसका ढाल होता है। अब देखना अपन ये एक उदासीनता वक्र है, यहाँ वाई वस्तु है, यहाँ एक्स वस्तु ली है हमने। अब देखना इस ग्राफ को ध्यान से, ये एक ऐसी वक्र है, उदासीनता वक्र है। मैं इसको यहाँ अलग बनाऊं तो ये वक्र है उदासीनता। क्लियर, उदासीनता वक्र के किसी भी बिंदु मान लो आर पे हमें एमआरएस निकालनी है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, उस पर एक ढाल बनाएंगे, उस पर एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा का ढाल ही क्या होगा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाएगी। ठीक, अब देखना ये ग्राफ है अपना, यहाँ एक संयोग था और यहाँ दूसरा संयोग है। क्लियर, ये जो संयोग ये था, यहाँ क्या हो गया, ये संयोग हो गया। क्या हुआ, x की इतनी मात्रा में वृद्धि कर ली हमने, ठीक, और y की इतनी मात्रा हमने क्या कर दी, कम कर दी। तो अपना जो फाइनल स्टेज आया वो यही तो रहा, x की इतनी मात्रा बढ़ा दी, वो y की इतनी मात्रा हमने क्या कर दी, कम कर दी है। ठीक है, अर्थात x की मात्रा कितनी बढ़ाई है, तो इस ग्राफ में देखना q से बढ़ा के कितनी कर दी है r, तो x की मात्रा कितनी बढ़ाई, qr बढ़ाई है। उसके लिए y की कितनी मात्रा का त्याग किया, pq मात्रा का त्याग किया है। ठीक है, तो x की मात्रा में वृद्धि हुई है qr, अर्थात x में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा x कितना रहा, परिवर्तन कितना हुआ x वस्तु में, qr, और y में कितना परिवर्तन हुआ है, डेल्टा y pq। ठीक है, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या हो गया, pq अपॉन qr। इसका दूसरा तरीका है ढाल, इस रेखा का ढाल निकालेंगे, तो ढाल क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि ढाल को अपन टेन थीटा से देखते हैं, और अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक फॉर्मूला साइन थीटा का
कोस थीटा का और टेन थीटा का, वो था लाल बट्टे कक्का। साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बट्टा करण, पहला जो, ठीक है। कोस थीटा जो होता है वो आधार बटा करण, और टेन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो अपना यहाँ अपने को क्या निकालना है, ढाल निकालना है, और ढाल हमेशा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार। यहाँ लंब कितना है, इस त्रिभुज में देखो आप, पी क्यू तो क्या है, लंब है, आधार कितना है, क्यू आर, और पी क्यू जो है वो क्या है, वाई वस्तु में परिवर्तन, क्यू आर क्या है, एक्स वस्तु में परिवर्तन। तो ये क्या हो गया, उदासीनता वक्र का ढाल हो गया माइनस पी क्यू बटा क्यू आर, माइनस पी क्यू बटा क्यू आर, ठीक है। या इसको अपन बोल सकते हैं माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक, क्लियर है। अब अपन देखते हैं उदासीनता वक्र और समसीमांत तुष्टि गुण, अर्थात अब पहले अपन एक बात कर लेते हैं कि ये प्रतिस्थापन की दर है वो घटती हुई क्यों होती है। तो अब मैंने जनरली पहले भी बता दिया है कि जैसे जैसे एक वस्तु की मात्रा का त्याग करेगा, एक वस्तु की मात्रा का में वृद्धि करेगा, तो दूसरी वस्तु की मात्रा में उसे त्याग करना पड़ेगा। क्यों त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि संतुष्टि का स्तर क्या रखना है, अपने को समान रखना है, ठीक है। इसलिए इसे ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी कहा जाता है। थैंक यू। आगे हम पढ़ेंगे इस सिद्धांत में कि इस सिद्धांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो होती है उसके घटने के क्या क्या कारण होते हैं, उदासीनता वक्र जो होता है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। थैंक यू।